हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा जो लास्ट टेस्ट हुआ था ब्लूप्रिंट 1 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए उसको डिस्कस कर देते हैं। उसमें दो सेक्शन में एग्ज़ाम तुम लोग दिए थे, है ना। एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन, एक सब्जेक्टिव सेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो भी मल्टीपल चॉइस होता है वो एक क्वेश्चन, एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें ऑप्शन 4 रहता है। जिसमें ऑप्शन 4 रहेगा वो समझ जाओ किसी अलग अलग क्वेश्चन का आंसर है, इसीलिए हम लोग ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्योंकि एक ऑप्शन तो हमको एक ही चूज़ करना है, तो लेकिन अगर ऑप्शन किसी का सी सही है तो किसी एक क्वेश्चन का ऑप्शन ए भी सही होगा, क्वेश्चन अगर बदल देंगे तो बी भी सही होगा, क्वेश्चन अगर चेंज कर देंगे तो फिर डी सही होगा। लेकिन अभी के क्वेश्चन के हिसाब से ए सही है। तो इसका मतलब दिमाग में ये सेट कर लेना कि एक ऑब्जेक्टिव बनाने से 4 क्वेश्चन कवर अप हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसको बारीकी से गौर करके देखना है, उसके हिसाब से उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो लेक्चर के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसको डिस्कस कर देते हैं। उसको प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से देखना, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन से एग्ज़ाम्स में निश्चित आना ही है इस क्वेश्चन को, है ना। और इस क्वेश्चन को हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे, पोजीशन चेंज कर दे, डाटा चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो निश्चित रहेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन को बारीकी से देखना। हाँ, जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दिए हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दिया गया है। उस स्टूडेंट से ये है कि सारा पहले क्वेश्चन से अपने क्वेश्चन को बनाओ खुद से, क्योंकि 70 क्वेश्चंस है, तो 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 35 क्वेश्चन को तुम लोग को बनाना है। अब बना के देखो हम कितना सही कर पाए। इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम मार्क्स आया है 35, जो क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट किए हैं उसमें 34 आया है मैक्सिमम, यानी कुछ बच्चे एक ही क्वेश्चन गलत किए हैं। मैक्सिमम 35 में 35 किसी को नहीं आ पाया, लेकिन तुम लोग नेक्स्ट ब्लूप्रिंट जो होगा उसमें कोशिश करना है कि 35 में 35 आए, ठीक है। कुछ बच्चे का मार्क्स कम आ गया है, लेकिन वो बच्चे जिसका मार्क्स कम आया है उसको भी मार्क्स वेबसाइट पर डाल दिए हुए हैं, अपना मार्क्स चेक कर लेना, और वो चेक करने के बाद देखना हमारा कितना नंबर क्यों कम आया है, और अगले टेस्ट में उससे बढ़िया नंबर लाएंगे। 3 ब्लूप्रिंट का प्रोग्राम है ना। एक हो चुका है, 2 और होगा, उसका भी वीडियो लेक्चर तुमको मिलेगा, उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। क्योंकि एक में अभी 70 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी 70 नहीं हुआ हुए, ये 280 क्वेश्चन हो गया एक इस वीडियो के द्वारा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी का आंसर है, तो बाकी 210 क्वेश्चन और है ना। तो इसीलिए हम लोग बारीकी से इसको क्या देखोगे। अगर कोई डाउट होगा क्वेश्चन में कि क्या आंसर सही यही होना चाहिए या नहीं समझ में आया, तो उसको एक कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर पुट करोगे कि सर इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करें ब्लूप्रिंट नंबर 1 का आंसर। तो क्वेश्चन बहुत छोटा होने के कारण स्पेक्ट्स लगाना पड़ा है ना। इसके हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं। और तुम लोग के लिए खुशखबरी भी है, बिहार इंटर काउंसिल एक खुशखबरी निकाला, जो हम बाद में फिर या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है क्या, देखो सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव है ना। सेक्शन ए है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 35 क्वेश्चन का जवाब देना है, और उसमें तुमको कोशिश करना है कि 1 घंटा 15 मिनट टोटल। देखो टोटल टाइम तुमको दिया गया 3:15, उसमें 2 घंटा बताओ जनरली जो थ्योरी पेपर मिलेगा उसके लिए, और 1 घंटा बताओ ऑब्जेक्टिव के लिए दिया गया है, और 15 मिनट जो है वो क्या किसके लिए, क्वेश्चन को OMR को क्या फिल करने के लिए दिया हुआ। तो ये टोटल 3 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इसलिए कोशिश करना है कि 1 घंटा में हम लोग इस सेक्शन ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कंप्लीट करें। जो सूटेबल आता रहा उसी का जवाब देना है। ये जरूरी नहीं कि हम यही आ रहा, हमको जो अच्छा लग रहा है, जो उसको एकदम पूरा याद है, कंफर्म है, अच्छा निगेटिव तो नहीं है, गलत ना हो जाए, वैसे क्वेश्चन को बढ़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। हम लोग समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको 1 घंटा 15 मिनट में ले लेगा तुम्हारा OMR सीट। OMR जो है वो 1 घंटा 15 ले लेगा, बाकी 2 घंटा में तुम लोग को जो थ्योरी का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। ये भी दिमाग में रखना कि ईच पेपर क्वालिफाई है,
यानी इसमें भी तुमको 11 नंबर लाना है, इस सेक्शन में भी क्या बताओ 11 नंबर लाना है। तो तुम्हारा 22 नंबर, एक्चुअली 21 नंबर है, लेकिन तुम्हारा 22 नंबर अगर आ गया तो कितना में 77 में, तो पूरा 70 मार्क्स का है ना। 70 में अगर 22 नंबर ले आए, थ्योरी में 22 और इधर क्या ऑब्जेक्टिव वाला में 22, तो 11, तो 11 22 हो गया, तब तुम पास हो गए। अगर तुम में इसमें अगर 9 आ गया या इसमें 10 आ गया तो तुमको क्रॉस लग जाता है। ध्यान रखना, ये नहीं देखना कि ऑब्जेक्टिव पूरा सही है। बहुत बच्चे ऑब्जेक्टिव में मान लिए 15-18 ले आया, आज सब्जेक्टिव में मान लो 2 ही नंबर है, तो 18 2 कितना हुआ 20 नंबर, ये तुम्हारा 20 नंबर आया, तो ये तुम क्रॉस हो गया, है ना। या इसमें अगर तुमको 5 नंबर आ गया तो 23 नंबर हो गया, तभी भी क्या हो गया बता दो, क्रॉस हो गया। तो यानी क्या इस सेक्शन में क्या करना है बता दो, इस सेक्शन में क्वालिफाई करना है। इसके हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस बता दो करेंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखना, ये बहुत बारीकी चीज़ है, ये गौर करना कि दोनों पेपर में दोनों सेक्शन में क्वालिफाई। अब प्रैक्टिकल में तो जनरली सारा बच्चे क्वालिफाई ही करते हैं, भले तुमको नंबर 26 मिले, 27 मिले, 28 मिले, 25 मिले, 22 मिले, लेकिन 20 से ऊपर सबका रहता है क्वेश्चन, इसीलिए उसके लिए तुम उसमें फेल नहीं होता है। यानी 70 में इस सेक्शन में क्वालिफाई होना है। ध्यान रखना, थ्योरी में भी और किस में, ऑब्जेक्टिव में भी, दोनों में क्वालिफाई होगा। ऑब्जेक्टिव OMR से चेक, मशीन से चेक होगा, वहाँ क्वालिफाई, इधर मैनुअल में थ्योरी टीचर चेक करेंगे, दोनों में तुमको क्वालिफाई होना जरूरी है, मस्ट है, तब क्वालिफाई होगे। ओके, ये समझ गए होगे। अभी हम लोग अब डिस्कस इसमें कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर चले 1, 5 सेगमेंट में हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको देखो। क्वेश्चन 1 का क्या आंसर है, क्वेश्चन सबके पास होगा, क्वेश्चन हम नहीं उतार रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उसका आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। Which of the following is covalent और giant solid? कोवलेंट मीन्स क्या होता है, जिसमें शेयरिंग बॉन्ड बनता है, या जाइंट बने बहुत विशाल। तो उसमें तुम्हारा NCERT बुक, जो भी क्वेश्चन हम आंसर लिए हैं अकॉर्डिंग टू NCERT बुक के तहत जो पहला ऑप्शन जो है इसमें सिलिकॉन कार्बाइड। तो कोवलेंट सॉलिड में 4 एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। एक तुम लोग दिमाग में रखना, ग्रेफाइट, दूसरा क्या हो गया कोवलेंट यही होता है डायमंड, और तीसरा क्या होता है एल्युमिनियम नाइट्राइड, और चौथा है सिलिकॉन कार्बाइड। ये इसको कोवलेंट बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसको हम लोग जॉइंट मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन कोवलेंट वाला ध्यान रखना। अब बाकी सब कोवलेंट में नहीं आएगा तुम्हारे NCERT के हिसाब से। तो यानी इसमें देखो कौन खोजो, तो देखो सी ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड। तो फर्स्ट का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर सी। ओके, समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन FCC। FCC में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। तो FCC जो होता है तो लोग पढ़े होंगे कि अगर क्यूबिक सॉलिड है, क्यूबिक में सारे कॉर्नर पर पार्टिकल होगा, तो कॉर्नर का नंबर कितना हो गया बताओ 8, और सारे फेस पर भी होगा तो फेस का नंबर कितना होगा 6, तो 14 पार्टिकल है। लेकिन एक्चुअल नंबर पूछ रहा है। एक्चुअल नंबर क्या होता है, जो कॉर्नर पर होते हैं उसका 1/8 भीतर होता है, तो 1/8 × 8 हो जाएगा, ठीक है। और फेस पर जो होता है उसका 1/2 भीतर होता है, तो 1/2 × 6 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, टोटल पार्टिकल कितने आए 4। देखने में लग रहा है 14 पार्टिकल, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर देखो बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल। तो देखो जितने सिस्टम है, एक्चुअली क्यूबिक सिस्टम में बहुत प्रकार का सॉलिड्स है, सबका नाम 7 सिस्टम है, लेकिन क्यूबिक सिस्टम जो होता है सारे क्यूबिक सिस्टम को ही मेजर माना गया। तो क्यूबिक जो सिस्टम में जो ब्रेवियस समझ रहे हो ना, पार्टिकल को कहाँ पर रखे या कैसा अरेंजमेंट मिला। तो टोटल ब्रेवियस लैटिस जो है, टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का माना गया है वो है 14 ब्रेवियस लैटिस, टोटल 14 है। अगर सबका अलग अलग, सबसे ज़्यादा ऑर्थोरोम्बिक का होता है 4, उसी प्रकार सबसे कम ट्राइक्लिनिक का होता है 1। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूबिक सिस्टम से कंफ्यूज नहीं करना, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो इसमें टोटल मिला के कितना होगा 14, जो 14 ऑप्शन कोई किसका है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो गया।
नेक्स्ट है व्हिच डिफेक्ट कॉज द कांस्टेंट डेंसिटी, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। देखो स्कॉटकी डिफेक्ट में पार्टिकल निकलता है तो डेंसिटी घटता है, फ्रैंकेल में पार्टिकल नहीं निकलता है तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट यानी कौन ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, व्हिच वन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर पर ध्यान रखना, टेम्परेचर पर जो डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर जो डिपेंड, ये क्वेश्चन रहेगा ही, एकदम ध्यान देना, डिपेंड जो कर रहा है जिसमें वॉल्यूम का चर्चा हो, जैसे मोलैरिटी है, जैसे नॉर्मेलिटी है, जहाँ जहाँ वॉल्यूम का है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इस ऑप्शन में क्वेश्चन के हिसाब से डी हो जाएगा। और जहाँ पर वॉल्यूम का चर्चा ना हो उसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, तो यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 हो गया, 5 करके हम लोग सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे हम लोग, 6 पर, है ना। तो इसीलिए 5 करके तुम लोग अपना याद करोगे, इसमें 6 क्वेश्चन में अब क्या होगा, क्योंकि ये तो सिलेबस के बारे में बता दिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर चले। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है कि 3.2 ग्राम सुक्रोज है प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, फाइंड द सॉल्यूशन इज सेट टू बी। सॉल्यूशन को क्या करते, देखो दोनों ग्राम में है तो दोनों का ग्राम में कंसंट्रेशन होगा तो उस सॉल्यूशन का हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। आप मोलैलिटी को कहते हैं मोलल सॉल्यूशन। क्या, मोलल। देखो मोलल वाला ऑप्शन किस में है, पहला मोलर है वो तो होबे नहीं करेगा, देखो सेकेंड मोलल है, थर्ड भी मोलल है, फोर्थ भी, माने तीनों मोलल है। तो अब निकालना पड़ेगा इतना ग्राम सुक्रोज है। देखो मोलैलिटी बराबर तुम पढ़े होगे फार्मूला, सभी जानते हो मोलैलिटी जो M होता है उसका होता है W2 बाई क्या होगा बताओ, M2, फार्मूला पढ़े होगे, इनटू क्या होगा 1000 बाई क्या होगा W1 ग्राम। अब देखो कितना ग्राम सुक्रोज है, 3.42 ग्राम है, ठीक है। आज सुक्रोज जानते हो ना, सुक्रोज का मोलर मास सुक्रोज जो होता है C12H22O11 होता है, यही चीनी हुआ। इसका मोलर मास कितना होगा, तो 12 इंटू 12 करेंगे, आप प्लस 1 इंटू 22 करेंगे, प्लस बोलो 16 इंटू 11 करेंगे, सब मिला के 342 होगा। नीचे में 342 ग्राम हो गया, ये 1000 है ही, और यहाँ W1 है, कितना W1 में आएगा बोलो, W1 कितना ग्राम है 1000, ये भी 1000 दिया हुआ है तो यहाँ भी कट गया। देखो ये कट के कितना होगा 1/100, ये कट के क्या 1, तो 1 बाई क्या होगा 100, तो 0 पॉइंट कितना होगा 01 मोलल, 0 पॉइंट क्या 01 मोलल। देखो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया, बी ऑप्शन। ऐसे ही मोलैलिटी निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखो कोई मोलैलिटी का फॉर्मूला, इस सॉल्यूशन का नाम है मोलल सॉल्यूशन, अब मोलैलिटी रहता तो नाम होता मोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट कम होगा, सॉल्यूट जो कम होगा तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ क्या बताओ सॉल्यूट पर, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑप्शन देखो कौन, A B C D, सी में ऑप्शन है तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलें कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है, पाई बराबर होता है CRT, तुम पढ़े होगे, C मीन्स मोलैरिटी, T मीन्स टेम्परेचर, तो C पर भी डिपेंड करता है और T पर भी डिपेंड, दोनों पर डिपेंड करता है। देखो टेम्परेचर एंड मोलैरिटी, देखो कौन ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, 8 का क्या हो गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ जिंक, 1 मोल जिंक को हमको डिपोजिट करना है जिंक सल्फेट से। देखो ये फ्राइडेज फर्स्ट लॉ से, जिंक सल्फेट है इसको तोड़ो, Zn2+ आएगा, SO4 माइनस आएगा, तो Zn से 1 मोल जिंक है, देखो 1 मोल जिंक है, कितना फ्राइडे चाहिए, तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मैंने क्या 2 फैराडे, तब ये जिंक जमा डिपोजिट हो जाएगा, यानी 2 फैराडे चाहिए एनर्जी। कितना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, 2 फैराडे चार्ज चाहिए, तो 2 फैराडे के लिए करंट कितना होगा, देखो ऑप्शन नंबर A B C में 2, तो यानी क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा C। ऐसे याद रखना किसी में जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन बड़ा उतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उतना फैराडे, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 फैराडे। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैराडेज सेकेंड लॉ। देखो फैराडेज सेकेंड लॉ का जो रिलेशन है इक्विवेलेंट वेट से,
पढ़े होगे W1/E1 बराबर क्या, W2 बाई, बताओ ना, E2। फ्राइडे सेकेंड लॉ, W1/E1 इक्वल टू W2 बाई क्या होगा, E2। ये E मने क्या, E तो मास डिपोजिट होगा, E मने इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट वाला ऑप्शन देखो 10 का क्या बी में ऑप्शन है, तो 10 का क्या हो गया बताओ, 10 का बता दो बी है, डी नहीं, इसको बी कर दो, बी ऑप्शन है। तो ये सही 10 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या होगा, कैसे इसको डिस्कस करेंगे, देखो जल्दी जल्दी हम लोग को डिस्कस करना है, वीडियो बहुत बड़ा ना बने और क्वेश्चन अच्छा से समझते चले जाएं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अगर हम लोग जानते हैं तो इसके हिसाब से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बता दो, यहाँ पर 11, इसको डिस्कस कर रहे थे, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर पहुंच गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन 11 हमको क्या कर रहा है इसके बारे में जानो। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज टेक्स प्लेस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज। तो अगर क्या होगा, कंसंट्रेशन को अगर घटाएंगे, तो ये जस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। तो देखो मोलर कंडक्टेंस पर हमेशा याद रखना, कंसंट्रेशन चेंज पे कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम डाइल्यूशन कोई चीज़ का करते हैं तो डाइल्यूशन करने पर उसके कंडक्टिविटी पर मोलर, जहाँ पर मोलर जुड़ जाए कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए नो चेंज इन क्या बता दो, कंसंट्रेशन हो सकता है टेक्स प्लेस इन मोलर कंडक्टेंस। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। 11 का क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलो। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन 12 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में ड्राई सेल, जिसको लेक्लेंसे सेल कहते हैं, और बटन सेल होता है। अब बाकी सब सेकेंडरी सेल, देखो लेक्लेंसे सेल ये प्राइमरी सेल है, गैल्वेनिक सेल ये भी प्राइमरी है, और क्या मरकरी सेल ये भी प्राइमरी है। इसीलिए लेड एक्यूमुलेटर जो होता है, जिसको लेड स्टोरेज सेल कहते हैं, वो चार्जिंग सेल होता है, तो सेकेंडरी सेल हो जाएगा, है ना। नॉट ए प्राइमरी तो सेकेंडरी पूछ रहा है, तो यानी क्या डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना, नॉट वाला क्वेश्चन से डेंजर रहना है ना, कहीं नॉट लगा दे तो क्वेश्चन एकदम बारीकी से पढ़ना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर, कंसंट्रेशन प्रभावित सब करता है। 2 आंसर सही हो जाएगा। तो तीसरा आंसर प्रेशर को भी हम लोग सही मानेंगे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा में कंसंट्रेशन, याद रखना। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स होता है, तो टाइम इनवर्स वाला ऑप्शन को खोजो, याद रखना। और 0 ऑर्डर का क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये दोनों में से कोई एक आंसर आउट है, रहबे करेगा। तो टाइम इनवर्स वाला ऑप्शन खोजो, देखो बी ऑप्शन में शायद टाइम है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 पर चले। 15 क्या कर रहा है कि 75% अगर फर्स्ट ऑर्डर का कंप्लीट होता है 32 मिनट में, देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन कितना मिनट में है। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का पहले टी निकाल लो, क्या निकालना, फर्स्ट ऑर्डर कैसा रिएक्शन, अच्छा क्वेश्चन माना गया इस रिएक्शन को ऑब्जेक्टिव में। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले टाइम पीरियड निकाल लो। तो फर्स्ट ऑर्डर तुम पढ़े हो कि के बराबर क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 बाई क्या हो गया बता दो, टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बट्टा क्या हो गया बताओ, फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ कितना मिनट बताओ, दिया हुआ 32 मिनट, तो 2.303 बाई 32 और लॉग हो जाएगा, इनिशियल हमेशा कितना होता है 100। अब फाइनल क्या कर रहा है, कितना परसेंट बताओ ख़त्म हो गया, 75% ख़त्म हो गया, तो बचा कितना, तो 75 अगर ख़त्म हो गया तो बचा क्या 25, 25। तो यहाँ 25 देना है, 75 नहीं दे देना, क्योंकि ये फाइनल कब होता है, इनिशियल में उतना घटाओगे तो 25। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर तुम पढ़े होगे लॉग कितना हो गया, लॉग 4। तो लॉग 4 को अगर तुम सॉल्व करते हो तो जो वैल्यू यहाँ पर काट कुट के आया है 0 पॉइंट हम सॉल्व कर दिए हैं 0.44, 0.0 क्या हो गया 44 आ गया के का वैल्यू। और हमको पूछ रहा है क्या बताओ ना, उसका कर रहा है कि 50% कंप्लीट होने में, 50% मैंने क्या, उसका टी हाफ पूछ रहा है। हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं, 50% होने में जितना समय लगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का अगर टी हाफ हम लोग निकालते हैं तो तुम लोग को फार्मूला मालूम हो 0.693 बाई क्या हो गया बताओ ना की, तो के का आंसर तो यहाँ पर आ गया। तो 0 पॉइंट क्या हो गया बताओ 603
0.693, अब k का वैल्यू 0.044 है। अब इस वैल्यू को तुम सॉल्व करोगे तो वैल्यू सॉल्व करने के बाद 15.89 आता है, तो किसके करीब है? 16 के करीब है। तो कौन मिनट होगा? 16 मिनट। आंसर कितना हो जाएगा? देखो 15.59, तो 16 मिनट हो गया। कौन ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऐसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो यानी सॉल्व करने में, इसलिए लॉग का हम 1 से लेके 15 तक लॉग का वैल्यू तुम लोग को हम डाल दिए अपने चैनल पर, तुम लोग देखे होगे, ग्रुप में डाला हुआ है। या तुम नहीं, अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हो तो वो कनाद, यही कनाद केमिस्ट्री पॉइंट करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके देखना। बहुत सारा हम स्टडी मटेरियल सब डाले हैं, वो तुमको मदद करेगा। उसमें तुम जुड़ जाना, और जुड़ने के बाद उसमें देखना है कि सारा लॉग का वैल्यू सब पुट कर दिए हैं, तो तुम लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। ज़रूर उस पर जुड़ के अपने एग्ज़ाम के नंबर को कुछ बढ़ाने का कोशिश करना। नेक्स्ट देखो, ये तो 15 हो गया, 5 क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 16 अब क्या कहने जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। कह रहा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड, ये तो रेट बराबर दे दिया सवाल में कि k इंटू ए का पावर 2 और b का पावर कितना दिया हुआ? देखो b का पावर 0 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसका किस ऑर्डर का होगा? तो ऑर्डर बराबर हमेशा याद रखना, जो पावर होगा उसको ऐड करना, 2 + 0 = 2 होगा। आंसर क्या हो गया बता दो? 2। देखो आंसर 2 किस में है? ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। 16 का ए हो गया। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द केमिकल एब्जॉर्प्शन। देखो एनसीईआरटी कहता है कि 20 से लेके 40 तक फिजिकल एब्जॉर्प्शन और 80 से लेके 240 तक केमिकल एब्जॉर्प्शन। ये इतना ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल रेंज इसका आता है 40 से लेके 400 तक। इसका चर्चा नहीं। तो ये ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है 40 से लेके 400 तक, क्योंकि इसमें नन ऑप्शन नहीं है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से ये केमिकल और ये क्या हो गया? फिजिकल। एक क्वेश्चन रहेगा तो फिजिकल 20 से 40 किलोजूल पर मोल, और यहाँ पर कितना? इतना किलोजूल पर लो, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या डालोगे? इसमें बी ऑप्शन। देखना 17 का बी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रहेगा बोर्ड में। द सब्सटेंस विच रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। द कैटलिस्ट जो होता है उसका काम है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? घटा देता है। तो लोग पढ़े होंगे ग्राफ में, ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होते हैं। इतना एनर्जी जो रिएक्टेंट को देते हैं ना, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन कैटलिस्ट जो होता है ये रास्ता को छोटा कर देता है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी, नया एक्टिवेशन एनर्जी बन गया, ये कैटलिस्ट के द्वारा बना, ये बिना कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन ऑप्शन? सी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलें। 19 क्या कर रहा है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइड पार्टिकल का साइज जो होता है वो डायमीटर 1 to 1000 नैनोमीटर, याद रखना 1 to 1000 नैनोमीटर। ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर सी में है 1 to 1000 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलो। 20 क्या कर रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इमल्सीफायर। इसमें से कौन इमल्सीफायर नहीं है? तो याद रखना, इमल्सीफायर जो इमल्सन बनाने में मदद करता है। इमल्सन समझो ना, पानी को में तेल मिला देंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऐसा एजेंट डाल देते हैं जो तेल पानी बहुत अच्छा से मिल जाए, या पानी तेल बहुत अच्छा से मिल जाए, उसको इमल्सीफायर कहते हैं। तो वाटर इज नॉट ए इमल्सीफायर। बाकी सब कार्बन ब्लैक है, अल्कोहल है, सब इमल्सीफायर है। तो वाटर ऑप्शन किस में है? डी में। तो 20 का क्या हो गया बताओ? डी ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना इमल्सन से भी क्वेश्चंस रहता है। तो 20 तक हम लोग पहुंच गए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और किसका है ये? हमारा किसका? अभी कौन किस ब्लूप्रिंट का? तो पहला हम लोग बिहार बोर्ड के लिए ब्लूप्रिंट 1 पढ़ रहे हैं। ब्लूप्रिंट 1 किसके लिए? 2022 के लिए, है ना। और वो BSAB है, BSEB बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर CBSE का अलग क्वेश्चन है, अलग डिस्कशन है टर्म 2 के लिए। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या बताओ? 17 का आप कौन से पहुँच गए? 20 पहुँच गए। 21 पर चलो। क्रायोलाइट इज एन, बताओ ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। क्रायोलाइट किसका है? तुम पढ़े होगे, इसका रिदम क्वेश्चन है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम के लिए होता है। एल्युमिनियम वाला ऑप्शन क्या होगा? ए। क्रायोलाइट का फार्मूला पढ़े होगे, Na3AlF6, यही क्रायोलाइट का फार्मूला है। इससे एल्युमिनियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के तो पढ़ाए थे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। देखो ना बॉइलिंग पॉइंट लो किसका है, जिंक का, उसको हम बहुत अच्छा से डिस्टिलेशन से निकाल सकते हैं, है ना। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या है, डी। याद रखना डिस्टिलेशन किसके लिए अप्लाई हो गया, जिसका बीपीटी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। और एक मेथड है लिक्वेशन, वो किसके लिए, जिसका एमपीटी लो हो, उसको हम हटाते हैं किसके द्वारा, लिक्वेशन के द्वारा। याद रखना दो रिफाइनिंग का मेथड है, लिक्वेशन एंड डिस्टिलेशन, है ना। नेक्स्ट देखो 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस। देखो थर्माइट प्रोसेस क्या होता है कि Fe2O3 को जब हम एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Al2O3 बन जाता है, Fe अलग हो जाता है। अब देखो तुम जान पा रहे होगे कि यहाँ पर Fe कितना है, 3 दूनी 6 में 2 मेटल में चल गया। देखो ऑक्सीजन नंबर निकाल लो, 3 दूनी 6 हो गया, 6 में से 2 मेटल में गया, तो यहाँ पर एक पर +3 और यहाँ पर 0। देखो +3 से 0 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर +3 से 0 घट रहा है ना, तो घटने को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। और तुम जानते हो जो रिडक्शन करवाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट, तो एल्युमिनियम मेरा कौन हो गया, एजेंट हो गया, बताओ रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्युमिनियम ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। डी में 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो गया, डी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 में चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लैग एक्सट्रैक्ट द आयरन। देखो स्लैग जो होता है FeO होता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, और अब तो स्लैग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इसमें यूज़ किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए हमको इम्प्यूरिटीज़ को हटाना है, तो हटाने के लिए FeO को SiO2 से गर्म करके FeSiO3 का जनरेशन करता है। जो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, और तुम पढ़े होगे इट इज़ कॉल्ड फ्लक्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, स्लैग। ये स्लैग का फॉर्मेशन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी किया जाता है, लेकिन उसके दोनों ऑप्शन अगर जो है तो हम लोग किसको सही मानेंगे, आयरन के लिए। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया बता दो, ऑप्शन आयरन में बी में ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है। नेक्स्ट कहता है कि द गैस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तुम जानते हो कि सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन होता है, कौन गैस का, हीलियम का। तो हीलियम ऑप्शन देखो, दुनिया में एक ही गैस है सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो दैट इज हीलियम। नेक्स्ट देखो 25 हो गया। अब चलें हम लोग किस पर, 26 पर क्वेश्चन पर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है उस पर डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट HF में होता है, HF और HF के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसका EN वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो कौन ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। 27 में चलो, 27 क्या कर रहा है कि डाई ऑक्सीजन एंड ट्राई ऑक्सीजन, O2 और O3 क्या है, तुम लोग पढ़े होगे, एलोट्रॉप्स है। ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स है। देखो एलोट्रॉप्स वाला कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलो। 28 क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाई बेसिक। देखो H3PO3 है, ये भी डाई बेसिक है, पढ़े होगे। P डबल बॉन्ड O इसका स्ट्रक्चर होता है, OH और यहाँ पर H, 2 ही H हट सकता है, इसीलिए डाई बेसिक है। और बता दो H2SO4 डाई बेसिक होता है, ये सब जानते हो। H2SiO4 वो भी डाई बेसिक है, लेकिन H3 याद रखना, BO3 जो होता है यहाँ पर 3 OH बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक्वस मीडियम मात्र एक ही He प्रोड्यूस करता है, जितना H प्रोड्यूस कर रहा है उतना बेसिसिटी। तो H3BO3 का बेसिसिटी जो जानते हो बोरिक एसिड कहलाते हैं, इसका कितना होता है 1, तो इसीलिए 1 मोनो बेसिक हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब 28 में 29 पर चलें। 29 पर जो है पोजीशन ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल किस ब्लॉक में है, तुम पढ़े हो F ब्लॉक। देखो F ब्लॉक को, D ब्लॉक को ट्रांजिशन कहते हैं, F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन, तो D ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलो। 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। देखो इसमें से कौन सा पेयर है, देखो डी ऑप्शन में कॉपर और आयरन। तुम जानते होगे 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर भी याद कर लो। कॉपर 29, आयरन 26, ये दोनों है हमारा ट्रांजिशन मेटल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ये 5 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस बता दो यहाँ पर कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
31। ये क्या कर रहा है? 31 को देखना, 31 कर रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर, तुम पढ़े होगे है ना। कॉपर 29 है, तो कॉपर 29 का कितना होगा? तुम लोग सब जानते हो 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन के कारण ये 4s1 हो जाता है और 3d10। देखो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर किस में है? किसी में नहीं है, और नहीं है तो तुम लिखोगे डी। डी में देखो 31 का डी दिया, डी में नन दिया हुआ, तो नन वाला तुम टिक लगाओगे। 32 पर चलो। नेक्स्ट है क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन होता है, पूछता है क्वेश्चन, ध्यान देना। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आर ग्रेजुअली फिल्ड इन 5f। जिस 5f में जब इलेक्ट्रॉन जाता है उसको एक्टिनाइड्स कहते हैं, और 4f में जब जाता है उसका नाम लेंथेनाइड होता है। तो दोनों में एक क्वेश्चन रहता है, लेंथेनाइड में 4f, एक्टिनाइड में क्या बता दो 5f। तो यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा? 5f बना, देखो एक्टिनाइड्स, यानी बी ऑप्शन हो गया। ये 32 का। 33 का आप चलते हैं। 33 में हम लोग क्या डिस्कस करें, बोलो। 33 का हम लोग डिस्कस जो करेंगे उस पर हम लोग ध्यान देना है। जो इसके क्वेश्चन पर देखो, देखते हैं, 1 मिनट। हाँ 32 में देखो, इसमें 32 33 में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 33 28 हाँ 33 है कि इसमें से ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा। देखो कॉम्प्लेक्स है, तुम लोग 33 में देखो Fe है, Cn का क्या बताओ 6 है, कितना माइनस है? 4 माइनस है। 4 माइनस है ना, यस 4 माइनस है। क्वेश्चन ध्यान देना, तो यहाँ पर कितना इसका ऑक्सीजन नंबर कितना होगा? तो x होगा, और x अब माइनस साइनाइड का -1 इंटू 6 करेंगे इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू क्या हो गया? +2। देखो +2 किस ऑप्शन में है? +2 ए ऑप्शन में, तो ए हो गया। 34 पर चलो। 34 क्या कर रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CuNH3 का ध्यान रखना, ये बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन दे देता है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कितना प्लस है? 2+ है ना, 2+ का तो इसका हाइब्रिडेशन अगर निकालोगे तो इसमें डी ऑर्बिटल जंप कर देता है, इसका डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अगला में जंप करता है, तो इसका हाइब्रिडेशन आ जाता है sp3। देखो sp3 वाला ऑप्शन कहीं होगा, किस ऑप्शन में होगा? है ए ऑप्शन में, 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलो। 35 क्या कर रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन विटामिन डी। देखो विटामिन डी में नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम होता है, कैल्शियम है। कौन ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 करें। 36 क्या कहता है क्वेश्चन? देखो 36 क्वेश्चन कह रहा है कि मिथाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। देखो जब ये मिथाइल क्लोराइड है और सोडियम मेटल डालोगे, सोडियम मेटल 2Na आता है, सोडियम मेटल, तो 2 मिथाइल क्लोराइड आ जाएगा, तो इस पर हमारा क्या होगा? दोनों आपस में जुड़ेगा तो CH3 बन जाएगा, यानी इथेन। और रिएक्शन तुम लोग पढ़े होगे, ऊर्ज रिएक्शन, सोडियम मेटल ड्राई ईथर, ऊर्ज रिएक्शन है। तो देखो ऑप्शन इथेन का होगा ए ऑप्शन। 36 का ए। 37 क्वेश्चन देखो, 37 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ, ये तो अच्छा ये 37 का हो गया, ये 37 है। 36 में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था कि ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट टेट्राहाइड्रल। तो देखो जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसमें DsP2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लेनेड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला कौन है? देखो Cn है, Cn है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और निकेल का साथ CO भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जबकि ये क्या निगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसमें NiCN वाला होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन 38 पर चले। 37 ऊपर कर दिए हैं। 38 क्या कर रहा है? कुछ फॉलोइंग यूज्ड इन द एनेस्थेटिक एजेंट। कौन इसमें एनेस्थेटिक एजेंट है? किसको बेहोश करने के लिए यूज नहीं करते? नॉट एनेस्थेटिक। तीनों एनेस्थेटिक है, और चौथा मीथेन, मीथेन एनेस्थेटिक नहीं है, तो डी ऑप्शन। अब 39 पर चलो। 39 क्या कहता है? क्लोरल इज यूज्ड फॉर DDT। जानते हैं क्लोरल का फार्मूला एल्डिहाइड होता है, और तीनों H हटा के 3 Cl जुड़ जाता है, इसको क्लोरल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बता दो? 40 में हम लोग देखते हैं क्या कि कंपाउंड CH3OH और CH3 प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो याद रखना जब ये CH3OH है और इसके बगल में क्या है? CH3MgX है,
Mg क्या बता दो, x है। तो गौर करना, MgX है, ड्राई ईथर का प्रेजेंस है। जब ये ड्राई ईथर का प्रेजेंस है तो इसका जो प्रेजेंस जो होगा वो तुरंत यहाँ पर क्या माइनस है, ये माइनस क्या इस H को लेते हुए निकल जाएगा। H पर क्या आता है प्लस, तो CH3 और H हो गया तो क्या हो गया CH4, मीथेन गैस बन गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ड्राई ईथर होना चाहिए। अगर ड्राई ईथर नहीं दोगा तब तक मीथेन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ड्राई ईथर मीथेन बना, कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 40 पहुंच चुके हैं हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन सब है, सब एक पर एक क्वेश्चन है, कोई किसी से कम नहीं। बढ़िया से इसको, बढ़िया से बार बार इसको बनाओ, इसको याद रखो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसीलिए कर देते हो, इसे आंसर भेज देते तो कोई फायदा नहीं होता। एक्सप्लेन कर देंगे ना, क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन होमोलोगस सीरीज पर अल्कल, अल्कानल, अल्कानल, अल है, अल मैंने क्या, एल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड का एक फार्मूला लिख लो। देखो CH3CHO, कार्बन कितना हो गया 2, H देखो 3, एक कितना हो गया 4, ऑक्सीजन क्या 1, तो CnH2n, N 2 हो गया, 2 दूनी 4, 1 ऑक्सीजन। O देखो CnH2nO किसका है, किस फार्मूला में, ए ही में है, ए ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार तुम जनरल फार्मूला को टेस्ट करोगे। अब प्रोपानल, प्रोपानल का क्या आइसोमर्स है, देखो प्रोपानल होता है अल है तो फिर एल्डिहाइड, इसके आइसोमर्स निकालो तो इसके आइसोमर में यहाँ कीटोन हो जाएगा जिसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। सबसे छोटा कीटोन का नाम क्या होता है, एसीटोन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बता दो, नेक्स्ट में ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, जो फॉलोइंग ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट में एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HX। ये देखो कॉन्क क्या बता दो, HX किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में देख लो, ए ऑप्शन में है। HCl, HX मैंने क्या, HCl भी हो सकता है, ए ऑप्शन में है। 44 पर चलो, 44 क्या कहता है, वुड स्प्लिट क्या है, CH3OH है, इसको हम लोग क्या 100% मिथानॉल कहते हैं, 100% मिथानॉल, ठीक है। और नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ बोथ साइक्लो अल्किन और अल्कीन। जानते हो अल्किन का फार्मूला CnH2n होता है और साइक्लो अल्किन का भी यही होता है, यानी अल्किन अल्किन अल्काइन में एक फार्मूला पूछबे करेगा। तो किसका कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 44 का। 45 का देखो क्या है, 45 क्या कर रहा है कि जनरल फार्मूला, इसमें तो फिर क्वेश्चन मिस किया है ना। इसमें कोई क्वेश्चन छूटा होगा कि 2 बार 41, 42, 43, 44, 45। 45 में जो फार्मूला कह रहा है उस फार्मूला पर तुम ध्यान देना कि इसमें 45 में जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन तो CnH2n तो ठीक है, और 44, 43, 41, 41 में देखो, अच्छा एक क्वेश्चन 41 छूटा हुआ था, देख लेना, फिर से करेक्ट कर देते हैं। 41 होमोलोगस सीरीज था, तो होमोलोगस सीरीज जो होगा, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कानल, तो वो भी ए होगा, और 41 का ए, 42 का सी है, 43 का ए, 44 का सी, 45 का भी क्या बता दो, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये तुम्हारा एक्सपांड 45 तक हो गया। अब चले हम लोग 46 के लिए, है ना। 46 एकदम बिल्कुल सही है, क्वेश्चन का सीक्वेंस भी सही था, है ना। 46 में अब क्या कर रहा है, देखो 46 क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसीटोन। जानते हो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और इसका ऑक्सीडेशन करवाओ तो इससे क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से H निकल जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाम हो जाएगा एसीटोन। एसीटोन ऑप्शन है ए ऑप्शन। 47 देखो, 47 क्या कर रहा है कि फॉलोइंग इज ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट। दोनों का ही बहुत बार पूछे क्वेश्चन है, इसके लिए इथानल बनता है। सब आदमी जानते हो क्या इथानल एसिटल्डिहाइड कहते हैं। 48 में देखो नेक्स्ट कहता है व्हिच ऑफ द फॉर करेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ CH3MgBr। अब देखो एक है बेंजोफेनॉन है, बेंजोफेनॉन, यस देखो बेंजोफेनॉन का ये ऑप्शन है, ये बेंजोफेनॉन हो गया पहला। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन में था इथानल, इथानल का ये ऑप्शन है, ये इथानल हुआ। और तीसरा क्या है प्रोपानोन, प्रोपानोन का ये ऑप्शन है,
देखो अब कह रहा है कि जल्दी से किससे बताओ ना, मिथाइल मैग्नीशियम C6H5 C6H5 MgBr से जल्दी कौन रिएक्ट करेगा। तो देखो जल्दी रिएक्ट करने के लिए कार्बोकेटाइन, सब कार्बोकेटाइन बनाया, प्लस बनाया, ये भी प्लस बनाया, ये भी प्लस बनाया, लेकिन ये भी प्लस बना, सब पर प्लस बना, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी इस कार्बन को है, तो इसीलिए जल्दी से अटैक इस पर होगा। ये 2 सबसे फास्ट, उसके बाद बताओ ये तो बहुत स्टेबल हो गया रेजोनेंस के कारण, उसके बाद क्या हो गया बताओ 3, उसके बाद क्या होगा 1, तो 2 3 1 फास्ट रिएक्ट करेगा। तो ऑप्शन देखो 2 3 1 वाला किस में है, सी ऑप्शन में, 48 का सी। क्वेश्चन हम ध्यान देना, जितना कार्बोकेटाइन डेंजर में रहेगा, अनस्टेबलाइज रहेगा, उतना जल्दी अटैकिंग होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जानते हो पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड क्या होता है, फेनॉल पर नाइट्रो ग्रुप होता है, ट्राई नाइट्रोफेनॉल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, इसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, अब बाकी सब में कार्बोक्सिलिक है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा सी। याद रखना इसका नाम कौन एसिड है, इसका नाम पिक्रिक एसिड। अब 49 था ये, अब ये आगे किस पर 50 पर। 50 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फंक्शनल आइसोमर ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, ईस्टर। देखो ईस्टर वाला कोई ऑप्शन होगा, है ईथर नहीं, ईस्टर ए ऑप्शन है। जब एक कार्बो तुम पढ़े होगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये होता है, और ईस्टर में क्या होता है, यहाँ हट के क्या लग जाता है आर, तो ये ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। ये 50 तक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब लास्ट कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी जल्दी से हम लोग क्या बता दो, पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पर पहुंच चुके हैं हम लोग, पहुंचने वाले हैं 51 पर। चलो अब चलें किस पर, हम लोग पहुंच गए 51 पर। क्वेश्चन 51 51 क्या कहता है, फॉलोइंग रिएजेंट फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड को अलग करता है। देखो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड को अलग करने के लिए एल्डिहाइड है, एसिड है, सबसे अच्छा बेस होना चाहिए। तो देखो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे अच्छा रिएजेंट है, NaHCO3, जिससे हम लोग फॉर्मिक एसिड को फॉर्मल्डिहाइड से अलग कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 52 देखो, 52 क्या कर रहा है कि फॉलोइंग फॉर्मिक एसिड हीटेड विथ कॉन्क H2SO4। जब ये फॉर्मिक एसिड है H, C डबल बॉन्ड O OH है, अगर हम कॉन्क H2SO4 डालते हैं तो इसमें क्या CO2 गैस को निकाल देता है, सॉरी H2 गैस पहले H2O निकालेगा, एसिड है ना, H2O निकालेगा। तो जब ये H2O निकल जाएगा, ध्यान रखो ये ऐसा क्वेश्चन हो गया, फॉर्मिक एसिड सब समझ रहे हो, इसमें से क्या निकालोगे बताओ ना, इसमें से H2O निकालोगे, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो क्या बच जाएगा, CO बच जाएगा। देखो CO वाला कोई ऑप्शन है, ऑप्शन है डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 ध्यान देना कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एमीन, देखो NH2 जो होता है प्राइमरी एमीन, NH हो गया सेकेंडरी एमीन, और केवल N रहता है तीनों बॉन्ड वैलेंसी, तो टर्सरी एमीन, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी एक टर्सरी। 56 हो गया, 51 52 53 होगा, 53 हो गया। 54 में देखो एस्प्रीन क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ये तुम्हारा एस्प्रीन का फार्मूला हो जाता है, इस पर एसिटाइल ग्रुप आ जाता है, एसिड तो ये है ही, एसिड में सैलिसाइलिक एसिड से बना हुआ है एस्प्रीन, तो यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 का देखोगे तो 45 में क्या है, 43 हो गया, 44 41 42 43 भी हो गया, 43 का निकाल लिए, 43 का कौन सा ऑप्शन आया, 43 का ए आ गया, 54 का क्या हो गया, ए आया, और 55 का जो हो जाएगा, सो देखो एसिटामाइड रिएक्ट विथ Br2, एसिटामाइड के 2 कार्बन का एसिड को एसिटामाइड कहते हैं। अगर इसमें हम लोग Br2 डालते हैं, गौर करना, और NaOH डालते हैं, हीट कर देते हैं, तो यहाँ से इसका काम है CO को भगा देगा, प्राइमरी एमीन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसको कहते हैं, डिग्रेडेशन, याद रखना ये हॉफमैन रिएक्शन है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये भी 5 क्वेश्चन हम लोग क्या किए, सही कर लिए। तो यहाँ ध्यान रखना, इसमें हॉफमैन रिएक्शन का बात आ गया 55 में। 56 क्या कहता है, देखो 56 में यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉलोइंग इज अल्काइलेशन इज पॉसिबल, किस में अल्काइलेशन पॉसिबल है,
प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी। देखो टर्सरी एमीन में अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि टर्सरी एमीन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। प्राइमरी एमीन के पास 2 हाइड्रोजन, अल्काइलेशन पॉसिबल है, HX निकलेगा। सेकेंडरी एमीन के पास क्या बताओ 1 हाइड्रोजन निकल सकता है। टर्सरी एमीन में बता दो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल इन किस में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों एमीन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 56 का। 57 जो हो गया, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जानते हो 3 शुगर है, एक सुक्रोज, एक माल्टोज, तीनों डाइसेक्राइड है, एक क्या लैक्टोज। ये दोनों रिड्यूसिंग है और ये क्या है बताओ नॉन रिड्यूसिंग। याद रखना नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि इसका एल्डिहाइड कीटोन दोनों ग्रुप लिंक रहता है, इसलिए टॉलेंस रिएजेंट या 2,4 DNP टेस्ट ये प्रोवाइड नहीं करता है। ये दोनों प्रोवाइड नहीं करता, ये दोनों करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सुक्रोज, ए ऑप्शन। 58 में देखो 58 में क्या कर रहा है, फॉलोइंग रिलेटेड विथ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड विटामिन डी को ही स्टेरॉइड के फॉर्म में दिया गया है। बहुत फेमस था ये, कोविड के पीरियड में स्टेरॉइड का बहुत ये काम कर रहा था विटामिन डी, तो उसके लिए विटामिन डी ऑप्शन हो जाएगा, डी है ना। 59 ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी का से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब इस बार क्वेश्चन आने का संभावना है। 59 नॉर्मली नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस बाय बॉडी। हमारे बॉडी में प्रोटीन का जनरेशन नहीं होता, इसीलिए प्रोटीन, डॉक्टर कहते हैं ना प्रोटीन का आपको कमी हो गया, आप ये चीज़ खाइए। तो खाने जो आउटर सोर्स होते हैं, पपाया खाया, ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन खाया, लेमन खाते, विटामिन सी मिल जाता, तो विटामिन हमारे बॉडी में सिक्रेशन नहीं हुआ था। कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 60 याद रखोगे है ना, कॉमन बेस ऑफ DNA RNA। देखो एडेनिन भी DNA में है, RNA में भी है, दोनों में है। गुआनिन भी एडेनिन हो गया, गुआनिन भी है, और क्या गुआनिन के साथ क्या साइटोसिन भी है, ये दोनों में प्रेजेंट है। साइटोसिन DNA में भी है और किस में बताओ ना, RNA में भी है। और केवल अगर ओनली DNA में पूछेगा, ओनली DNA में, तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ ना, इसके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायामीन। और उसके बाद ओनली RNA में अगर पूछ दिया जाए, ओनली RNA में, तो इसका नाम होगा यूरासिल। क्या नाम हो गया, यूरासिल। एकदम क्वेश्चन रहेगा, ये आउट क्वेश्चन है, ये रहेगा। 60 का क्या हो गया बताओ, बी ऑप्शन हो गया। चलो आप लोग हम 61 पर पहुंच गए। 61 क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है, सारा क्वेश्चन है, तुम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन मिलेगा, उसको आंसर को ले लेना है, ठीक है। 61 में देखो क्या क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोमर PTFE। PTFE हो गया पॉली टेट्रा फ्लोरो, बोलो फ्लोरोइथीन, यही है PT। इसका मोनोमर क्या हो गया बताओ, ये FF दे देते हैं, इसका टेट्रा फ्लोरोइथीन, टेट्रा फ्लोरोइथीन। देखो ना यही इसका, जिससे हम लोग टेफ्लॉन बनता है, नाम सुने होगा टेफ्लॉन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, C हो गया। 62 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा सल्फर 5 से 40% सल्फर को रबर के साथ, सिस रबर के साथ, ट्रांस रबर नहीं, सिस रबर के साथ गर्म करते हैं, उस प्रोसेस का नाम वल्कनाइजेशन। याद रखना 413 केल्विन तक हम गर्म करते हैं, तो इसका नाम वल्कनाइजेशन है। ऑप्शन देखो C ऑप्शन हो गया। 63 में चलो क्या कर रहा है, जो द फॉलोइंग कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो कंडेंसेशन किसे कहते हैं, 2 मोनोमर को मिलाओ और बीच में से कुछ निकल जाए, उसको कंडेंसेशन। देखो नाइलॉन 6,6 कंडेंसेशन है, क्योंकि पढ़े होगे ADP के एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन से बनता है, इसीलिए दोनों में बीच में से OH और H निकलता है, इसीलिए ये कंडेंसेशन है, बाकी सब एडिशन है। तो यानी बी ऑप्शन हो गया सही है, कंडेंसेशन है। 64 क्या कर रहा है कि हाउस होल्ड डिटर्जेंट, जो घर में सर्फ साफ करते हैं, वो कौन कौन चार्ज उस पर होता है, एनायन माइनस चार्ज होता है। तो घर में जो डिटर्जेंट या ब्रश जो करते हैं, ब्रश में भी डिटर्जेंट रहता है, नहीं पता आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो कौन सा नमक है, डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट जो यूज़ करते हैं वो कौन है, एनाइनिक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 जो है क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। 4 स्वीटनिंग एजेंट का चर्चा है। एलिटेम चीनी से 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है, कितना गुना, 2000। सबसे अच्छा एलिटेम है, याद रखना। और सबसे कम एस्पार्टेम, एस्पार्टेम 100 गुना और ये 2000 गुना, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन है। अब चले लास्ट सेगमेंट पर, लास्ट 5 क्वेश्चन जो है इस पर हम लोग चलते हैं। चलो ये 66 पर पहुंच गए। 66 हमको क्या कह रहा है, देखो
कह रहा है कि ट्रोपोनियाजाइड नींद के लिए दवा है ना। इक्वालिन है, ट्रोपोनियाजाइड है, वैलियम है, नींद के लिए, नींद के दवा को कहते हैं ट्रैंकुलाइजर, याद रखना ट्रैंकुलाइजर। तो ऑप्शन नंबर किस में डी है, ट्रैंकुलाइजर है ये सब। आप 67 में क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फॉर टीयर गैस। टीयर गैस में 3 क्लोरीन है, NO2 पर लगा है, तो ट्राईक्लोरो है ना, ट्राईक्लोरो 1 नाइट्रो और क्या एक कार्बन का है तो क्या मीथेन है। तो देखो ट्राईक्लोरो नाइट्रोमीथेन है, ट्राईक्लोरो नाइट्रोमीथेन, इसी को टीयर गैस कहते हैं, आंसू गैस। क्लोरो हिंदी फेमस नाम है इसका क्लोरोपिक्रीन, याद रखोगे क्या नाम है। तुम लोग का टर्म्स में लिखा है, डेली टर्म्स लिखाते थे ना, उसमें लिखा होगा। टर्म्स से काफ़ी क्वेश्चन रहेगा, DPP से काफ़ी क्वेश्चन रहेगा, जो तुम लोग प्रत्येक क्लास में हम लोग डालते थे, उससे काफ़ी क्वेश्चन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 68 पर पहुँच गए हम लोग, थर्ड लास्ट पर। ये क्या कर रहा है, फॉलोइंग यूज फॉर एंटीसेप्टिक एज वेल डिसइंफेक्टेंट। फेनॉल, याद रखना, बेंजीन पर OH, फेनॉल को अगर कम कंसंट्रेशन है तो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं 0.2% से ज़्यादा तो डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। न लिविंग पर मारने वाला, कम रहेगा तो लिविंग पर से जर्म को मारेगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, फेनॉल, ए ऑप्शन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर का, ऑब्जेक्टिव सेक्शन का। नेक्स्ट है कि नेस्लर्स रिएजेंट कंटेन, याद रखना, नेस्लर्स रिएजेंट में आयोडीन प्रेजेंट होता है। क्या चीज़, कौन है हेलोजन, आयोडीन, बहुत अच्छा रिएजेंट है। तो यानी डी ऑप्शन देखो आयोडीन का है। क्वेश्चन 70 हो गया कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, 3 कार्बोकेटाइन होते हैं, पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी कार्बोकेटाइन काफ़ी स्टेबल होता है, पढ़े होंगे क्यों स्टेबल होता है कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा पोजीशन और 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो 9 हाइपर कंजुगेशन बनेगा। क्या बनेगा, 9 हाइपर कंजुगेशन। और जितना हाइपर कंजुगेशन बनता है उतना स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का ज़्यादा होता है। इसे सबसे स्टेबल क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोएनाइन पूछता तो 0 डिग्री में आ जाता। तो देखो टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, यही हो गया टर्ट मैंने 3 डिग्री, क्यों, जिस पर प्लस है उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्ट हो गया। और 3 कार्बन है, सब मिला के 4 कार्बन का हो गया, 4 कार्बन को ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बताओ, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, डी ऑप्शन आ गया। इस प्रकार हम 70 क्वेश्चन को क्या किए, ऑब्जेक्टिव सेशन को तुम लोग क्लियर किए। उम्मीद करते हैं जो वीडियो बढ़िया से देखे होगे, सारा तुम लोग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा से पकड़ आ जाएगा। आपने जो जिसको वीडियो मान लो बहुत अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड में जो एग्जामिनी सब है उसको भी शेयर करना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर सब है उसको भी शेयर करना। और इस बात को एकदम दिमाग में रखना कि ये क्वेश्चन सब बोर्ड में आएगा ही, आना ही है, किसी न किसी रूप से आएगा, तो डायरेक्ट मिल जाए, इनडायरेक्ट मिल जाए, आएगा ही। तुम लोग इस क्वेश्चन के ब्लूप्रिंट से लाभ उठाओ और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के ब्लूप्रिंट से हम लोग लाभ उठाएंगे, है ना। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए सबको ऑल द बेस्ट, सबको थैंक यू पहले, और ऑल द बेस्ट फॉर क्या, इनकमिंग जो फरवरी में तुम लोग का एक पेपर होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए सबको बता दो कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको बेस्ट ऑफ लक। और उसमें अच्छा रिजल्ट्स तुम लोग लाने का कोशिश करो। अपने अपने जिस टीचर से जो जहाँ पढ़ रहे हो उनको थोड़ा सा उत्प्रेरित करो कि जब सर पढ़ाएं अच्छा तो हम समझ में आया, अच्छा नंबर लाए। ठीक है, तुम लोग के फिर अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय।